चलिए देखिए, आज का थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। आपको थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम, ये दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस वीडियो में केवल हम आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम दो ही थ्योरम आपको देंगे हम, ठीक ना। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है पाइथा और पाइथा का विलोम थ्योरम हम देंगे, ठीक ना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत चांसेस होती है इसको पूछे जाने की, तो इसलिए आप लोग इस थ्योरम को अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। थ्योरम कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाती है तो वह भुजा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक ना। ये साधारण प्रतिज्ञा में लिखा करते हैं, क्योंकि जितना भी थ्योरम होता है उसको कहाँ लिखेंगे, साधारण प्रतिज्ञा में लिखेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद आता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या लिखते हैं, अब इसको समझिए, ठीक ना। देखिए विशेष प्रतिज्ञा में इस थ्योरम के डायग्राम को बनाया जाएगा और इस डायग्राम के बारे में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, ठीक ना। माना कि यह ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक ना, जिसमें जो है कहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। चलिए एक भुजा हम बीसी लेते हैं, इसके समांतर हम एक भुजा खींच लेते हैं, इसका नाम हम कर लेते हैं पी क्यू। इस भुजा का नाम क्या है, पी क्यू। कहा गया है कि एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाती है। मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें भुजा बीसी के समांतर पीक्यू भुजा खींची गई है। तो ये जो भुजा खींची गई है कहा है तो वह भुजा यानी यह भुजा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब वो सिद्ध कर देना है कि जो भुजा जो आया हुआ है, मतलब AB पर जो बिंदु P आया है और AC पर जो बिंदु Q आया है, ये P और Q समान अनुपात में बांटती है, ये सिद्ध करना है, ठीक ना। ये हुआ, ये विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें PQ जो है BC के समांतर है, ठीक है। ध्यान देते हैं माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर PQ खींची गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सीधे हम आएंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें कहा है कि ये भुजा जो है दो समान अनुपात में बांटती है, मतलब AP बाई PB इक्वल AQ बाई QC। यही सिद्ध करना है हमको, ठीक ना। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो रचना में हम क्या करेंगे, देखिए फिर सबसे पहले क्या करेंगे, हम P से एक लंब डालेंगे AQ भुजा पर, ठीक ना। इसका नामकरण कर लेते हैं, चलिए इसको D कर लेते हैं। फिर Q से एक लंब हम लोग डालेंगे किस पर, AP पर, इसको D, इसको E कर लेते हैं, ये लंब। साथ ही इस P बिंदु को C से मिला देंगे और B बिंदु को Q से मिला देंगे, मतलब ये मिलाया जाएगा तो यहाँ लंब का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। चलिए तो रचना में हमने क्या लिखा, QE लंब AB पर, ठीक ना, तथा PD लंब AC पर डाला गया है। साथ ही B को Q से तथा C को P से मिलाया गया है। अच्छा, इसको क्यों किया गया, रचना क्यों किया गया है, ताकि जो है इससे हमारा ये जो सिद्ध करना है ये सिद्ध हो जाए, इसीलिए ये रचना किया गया है। अगर रचना हम नहीं करेंगे तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग प्रमाण पे चलते हैं, ठीक है। प्रमाण में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल जानते हैं क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहां देखिए हम लोग आएंगे त्रिभुज APQ में, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया
त्रिभुज कौन सा APQ, APQ क्या होता है फॉर्मूला 1/2 B इंटू H, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ एरिया त्रिभुज APQ इक्वल टू 1/2 इंटू आधार की जगह हम किसको लेंगे जरा समझिए, आधार वही होता है जिस पर कोई भुजा लंब हो। तो देखिए यहाँ QE भुजा किस पर लंब है आपको, AP पर, तो AP हो जाएगा हमारा आधार और QE हो जाएगा इसकी ऊंचाई। अब ये हो गया, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, इसको हम लोग इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं हम लोग किस त्रिभुज में, यहां देखिएगा जरा BPQ में आते हैं, ठीक ना। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। एरिया त्रिभुज BPQ इसको तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू B इंटू H, ठीक ना। अब इसको इधर लिखते हैं, अब हो जाएगा एरिया त्रिभुज BPQ इक्वल टू 1/2। अच्छा एक बात सर आप समझिए, BPQ में लंब तो दिख नहीं रहा है, लंब दिख नहीं रहा है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा QE। कैसे होगा बात समझिए, मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है, यह आधार है और इस पर एक त्रिभुज हम इस तरह से रचना करती है और कहा जाए कि इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई आप कहां से ज्ञात करिएगा, ऐसे तिरछा थोड़ी ज्ञात कीजिएगा आप, हम सीधा ऐसे ज्ञात करेंगे, सतह से ऊंचाई ज्ञात करेंगे। उसी तरह से देखिए ये हमारा सतह हो गया, ठीक है, ये BPQ का बाह्य हिस्सा हो गया QE, तो ऊंचाई की जगह लंब की जगह हम QE ही रखेंगे, ठीक ना। तो यहां देखिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, BP ही हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, QE ही हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए LHS को LHS, RHS को RHS के साथ देखिए, समीकरण 1 का LHS क्या है, एरिया त्रिभुज APQ बाय, ठीक है। B का LHS क्या है, एरिया त्रिभुज BPQ, ठीक है। अब हो जाएगा देखिए समीकरण 1 का RHS है 1/2 इंटू AP इंटू क्या दे दिया है QE बाई, अब इक्वेशन नंबर 2 का RHS क्या दे दिया है, LHS दे दिया सर 1/2 इंटू PP इंटू QE। देखिए Q से Q कैंसिल हो, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, यहां बच गया एरिया ट्राइंगल APQ बाई एरिया ट्राइंगल BPQ इसका तो क्या आ जाएगा AP बाई BP। अच्छा अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पुनः आते हैं, ठीक ना, पुनः हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोग पुनः चलेंगे क्या, एरिया त्रिभुज AQP में चलेंगे, AQP क्या आ जाएगा 1/2 इंटू आधार की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने यहाँ लिए थे, आधार की जगह हो जाएगा हमारा AQ और हाइट की जगह हो जाएगा PD। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, हम लोग 3 मान लेंगे। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने BPQ ले थे, अब ले लेंगे एरिया ट्राइंगल CQP, एरिया ट्राइंगल CQP हो जाएगा 1/2। अच्छा आधार हमारा CQ हो जाएगा, चाहे QC कह सकते हैं, इनटू और क्या ले सकते हैं हम लोग, हाइट की जगह हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे PD हो जाएगा, ठीक ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर 3 को 4 से, समीकरण 3 को 4 से भाग देंगे, तो भाग देने को हो जाएगा एरिया ट्राइंगल AQP बाई एरिया ट्राइंगल CQP इक्वल टू 1/2 इंटू AQ इंटू PD बाई 1/2 इंटू QC इंटू PD से PD कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब जरा देखिए तो जगह की कमी है, ठीक ना, इतना हो गया ना, जगह की कमी है इसलिए हम इधर क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हमारा मिल चुका है एरिया ट्राइंगल AQC, अब इधर का हम इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको हम इतना मिटा देते हैं।
ठीक ना। अब देखिए यहां हमारा आ जाएगा क्या, एरिया ट्राइंगल ए क्यू पी बाई एरिया ट्राइंगल सी क्यू पी इक्वल टू क्या मिल गया, ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक ना। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, इस वाले को ध्यान दीजिएगा और इस वाले को ध्यान दीजिए, खूब ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए ऊपर में क्या दिया है, एरिया ट्राइंगल ए क्यू सी, am I right? यहां पे क्या दिया है, सॉरी ए क्यू पी है, और यहां भी ए पी क्यू बात वही है, ए क्यू पी कहे चाहे ए क्यू पी कहे एक ही चीज है, तो ये दोनों तो सेम हो गया हुआ, तब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, समान हो जाएगा। अब जरा क्लास 9 में एक थ्योरम दिया था कि जब दो रेखाओं के बीच दो त्रिभुज एक ही आधार पर बनती है तब दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। कौन कौन त्रिभुज एक ही आधार पर बन रहा है, अब यहां देखिए पी बी पी क्यू और सी क्यू पी, ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पी क्यू पर बन रही है, और दोनों का यहां पर हमको क्षेत्रफल क्या मिल गया, समान मिला। तो जब दोनों का क्षेत्रफल समान हुआ तब जो है ये पी क्यू और बी सी क्या हो जाएगा, समांतर होगा ना जी, क्योंकि हम थ्योरम ये 9th में ही पढ़ चुके थे। ठीक ना। तो यहां लिखेंगे, चूंकि अब यहां लिख देंगे, चूंकि नहीं सॉरी इसलिए लिख देंगे, इसलिए एरिया ट्राइंगल सी क्यू पी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल क्या बी पी क्यू। अतः हम कह सकते हैं ना क्या, दोनों क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों समांतर हो जाए, समांतर तो ही है, तो हम कह देंगे अतः, तब क्या आ जाएगा ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं अतः ए क्यू बाई क्यू सी बराबर क्या आ जाएगा, ए पी बाई बी पी, और ये हो गया आपको सीधा। ठीक ना। अब देखिए सेकेंड इसका थेल्स प्रमेय का बिंदु, इसमें क्या करता है, देखिए किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई एक भुजा समान अनुपात में विभाजित करे तो वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक उल्टा, उसमें जो है समांतर दिया था, अनुपात सिद्ध करना था, अब इसमें अनुपात समान दे दिया, क्या सिद्ध कर देना है, समांतर भुजा सिद्ध कर देना, ठीक उसके उल्टा है। तो चलिए हम लोग ये लिखिए, विशेष प्रतिक्रिया में हम लोग आते हैं। विशेष प्रतिक्रिया में अभी हमने बताया था क्या लिखते हैं हम लोग, डायग्राम लिखते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां हम एक एबीसी त्रिभुज लेते हैं, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम एबीसी त्रिभुज मान रहे हैं तो आप एबीसी ही माने, ठीक ना, आप चाहे तो कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि एक ही लेटर एक ही डायग्राम में दो बार नहीं आए, ठीक ना। चलिए मान लीजिए कि यह एबीसी एक त्रिभुज है, क्या लिख देते हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें भुजा AB पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, चलिए कहीं भी लेते हैं, बीच में लेते हैं, चाहे कहीं बिंदु एक लेते हैं, चलिए डी ले लेते हैं, एक बिंदु डी एवं भुजा AC पर एक बिंदु क्या ले, डी के बाद चलिए ई ले लेते हैं, चलिए ठीक है, यहां ले लेते हैं, एक बिंदु ई ले लेते हैं, एक बिंदु ई है, ठीक है, तथा इसे मिला दिया गया है, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे मिला दिया गया, ठीक है। अब क्या रहा है कि ये तीसरी भुजा जो खींची गई है, यही इसी को क्या करना है, हमको समांतर सिद्ध करना है, लेकिन अभी समांतर नहीं, इसको समांतर सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको DE को पैरेलल दिखाना है
किसके किसके लिए? बीसी के पैरेलल दिखाना है, इस डी भुजा को डीसी के पैरेलल करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना करना पड़ेगा, बिना रचना किए सॉल्व नहीं होगा। तो एक हम रचना करेंगे, ठीक है, एक ऐसा रेखा जैसे ए बी सी डी ई माने, जैसे डी एफ माने, हम लोग एक ऐसा रेखा डीएफ खींचेंगे जो बीसी के क्या होना चाहिए? समांतर होनी चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? हम एक ऐसा रेखा खींचेंगे, ऐसा रेखा की रचना करेंगे जो ये रेखा इसकी क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। लिखेंगे हम यहाँ पे एक रेखा डीएफ खींची गई है, एक डीएफ खींची गई है जो बीसी के क्या है? समांतर है। अब लिखेंगे प्रमाण में चलेंगे हम लोग, प्रमाण, ठीक ना? चलिए अच्छा ये बताइए, पहले हमको क्या पता चल चुका है कि कोई एक भुजा, मतलब इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक भुजा समान अनुपात में बांट रही है। मतलब हमको पहले से पता है कि ये एडी बटा, वो क्या पता है? पहले से हमको पता है समान अनुपात, चाहे हम लिख सकते हैं हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने एफ बटा एफ सी क्यों नहीं लिखा है? देखिए ये वाला डीएफ भुजा पहले नहीं था, हमने रचना किया है, पहले क्या था? डी भुजा था, इसलिए जो है हम ए बटा ईसी ही लिखेंगे जो कि हमें पहले प्राप्त था। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास एडी बटा डीबी प्राप्त हो गया और एई बटा ईसी प्राप्त हो गया, ठीक ना? अब हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे, ठीक ना? आगे चलेंगे। चलिए कहां थे हम लोग? क्या बोले हम कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ए। अच्छा हम लोग पहले क्या माने यहां पर? देखिए यहां पर हम लोग रचना किए हैं कि एक डीएफ रेखा खींचे हैं जो बीसी के समांतर है। अच्छा जब समांतर होगा तो फिर बताइए तब भुजा अनुपातिक होगी ना? अगर हम इसको यदि समांतर माने हैं तो भुजा अनुपातिक होगी, यानी लिखेंगे अब डीएफ पैरेलल क्या? बीसी। तो जब पैरेलल हो गया, जब ये पैरेलल हो गया तब पूरा हम लिखेंगे ना एडी बटा डीबी इक्वल टू एफ बाई सी एफ, चाहे एफ सी कर दें, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं? ध्यान दीजिए, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS दोनों सेम दिख रहा है, तो RHS क्या आ जाएगा? दोनों का समान हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ आ जाएगा AE बाई EC इक्वल टू AF बाई FC, ठीक है? क्या क्या मिल गया? AE बाई EC बराबर AF बाई FC। अब देखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक ना? क्या देखिए, तो AE बाई EC प्लस 1 इक्वल टू AF बाई FC प्लस बाई में 1, इसका एलसीएम EC ही हो जाएगा, तो हो जाएगा AE प्लस EC, यहां हो जाएगा एलसीएम FC, ठीक है? AF प्लस FC, ठीक है? याद रखिए AE प्लस EC क्या हो जाएगा? AC बाई EC, फिर AF प्लस FC क्या हो जाएगा? AC बाई FC। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? EC इक्वल टू FC। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, यही समझने वाली बात है, ठीक ना? समझिए ध्यान से, क्या है? EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC, मतलब यहां से यहां तक की भुजा ये EC है और यहां से यहां तक की भुजा दोनों आपस में समान है। तो ये बताइए जब EC और FC दोनों समान होगा तब ये बिंदु E और F दो अलग अलग जगह नहीं होगा बल्कि एक ही जगह पर होगा। अर्थात ये बिंदु E यहां पर ना होकर कहां पर होगा? F पे होगा ना? तब ये बताइए, तब ये वाला भुजा यहां जो दिख रहा है वो कहां आ जाएगा? इस पर आ जाएगा। अर्थात इसी बिंदु पर F बिंदु पर भी क्या होगा? E भी होगा।
तब ये बताइए, जब पहले हमारे जो डीएफ को बीसी के समानांतर, अब ये डी आ गया है ओवरलैप कर गया इस पर डीएफ पर, तो ये बताइए अब डी जो है बीसी के समानांतर हो गया, तो यहाँ